हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और अब जो सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ईयर वाइज चलेंगे। और आज हम करेंगे 2023 में जो मेन क्वेश्चन पेपर आया है उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछा गया है। और अभी जो हमने 7 और 8 लेक्चर्स लिए हैं जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 की है, उसको हम यूट्यूब पे बना चुके हैं। जिस बच्चे ने उसको समझ लिया उसके बाद अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उनको करता है, तो 100% अश्योर्ड है कि वो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो चलिए, आज हम 2023 का जो मेन क्वेश्चन पेपर है उसमें देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमसे क्या पूछा गया है। लेट्स वी स्टार्ट। तो चलिए, हम शुरू करते हैं अगले पार्ट से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमारा 2023 में जो मेन में क्वेश्चन पेपर था, कंपार्टमेंट और मेन दो होते हैं, तो जो मार्च फरवरी में पेपर होता है उस पेपर को हम लेके चलते हैं। और जो हमसे सबसे पहले जो उसके अंदर क्वेश्चन आता है अपने पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये कंसेप्ट हम जो लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर हमने रीजनिंग में बेसिसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, और मैंने कहा था 100% बेसिसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हम लेके चले थे पार्ट, उसी का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। कौन सा कम बेसिक है इसमें से। तो जो कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट जो है हमारे पास बेसिसिटी का, वो अगर मैं एक बार आपको रिव्यू कर दूं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान है। तो बेसिसिटी का कोर कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है, हमें ध्यान है कि वो डिपेंड करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिसिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं। और यहाँ सभी के अंदर नाइट्रोजन का मेंबर है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इजिली डोनेट करेगा वो मोर बेसिक होगा, और जो डोनेट नहीं करेगा वो लिस्ट बेसिक होगा। कंसेप्ट क्या था हमारे पास, कि नाइट्रोजन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो बेसिसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वहां बेसिसिटी बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है उस केस में बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमारा कोर कंसेप्ट था। और एक था हमारे पास पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जिस बच्चे ने 3 कोर कंसेप्ट समझ लिए वो आसानी से क्वेश्चन कर सकता है। ये 2023 मेन के अंदर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए, हम ए ऑप्शन लेके चलते हैं। ए ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके साथ 3 ग्रुप इसके साथ अटैच है। जो ग्रुप है हमारे पास वो 3 ग्रुप अटैच है। ए ऑप्शन हम लेके चलते हैं फर्स्ट। और ए ऑप्शन में हम लेके चलें तो नाइट्रोजन के साथ देखें हम 3 ग्रुप अटैच है। एन के साथ एक मिथाइल, 2, और ये 3, और ये एच इसके साथ। ये जो तीनों ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बी में हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ना इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ना इसके पास रिलीजिंग है। सी में देखें तो हमारे पास जो बेंजीन है, तो ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसके पास देखें, सॉरी, फर्स्ट के अंदर 2 रिलीजिंग ग्रुप थे, और इसके पास देखो 3 रिलीजिंग ग्रुप है नाइट्रोजन के पास इस तरह से। इसके पास 3 रिलीजिंग ग्रुप्स है। तो हमसे अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा जाए इस केस में, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमारे पास क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा डी। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 रिलीजिंग ग्रुप है, फिर इसके पास 2 रिलीजिंग ग्रुप है, फिर होगा ए, उसके पास ना रिलीजिंग ना विड्रॉइंग लेकिन लोन पेयर है, बी, और सबसे कम होगा ये क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है, तो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं इसके पास, तो सी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ आएगा वो हमारे पास आएगा सी। आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़े उसी में से कंसेप्ट हमसे पूछा गया। और डेफिनेट है ये क्वेश्चन हमसे 2023 में पूछा गया, जब हम
22, 21, 20, 19, 18, 17 में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे कि ये बेसिसिटी पे क्वेश्चन डेफिनेटली हमें मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम पार्ट है उसके अंदर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रिएक्शन NaOH और Br2 के साथ अल्कोहलिक मीडियम के अंदर हम रिएक्शन करते हैं। तो बताइए कि हमारे पास इसका करेक्ट कौन सा रिएक्शन आएगा। तो हमने एक रिएक्शन पीछे भी पढ़ी थी और फिर से वही रिएक्शन रिपीट हुई कि एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का एस्पेक्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शंस हमारे पास पीछे भी रिपीट हुई थी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नेमिंग रिएक्शन में भी आती है, कन्वर्जन जब हम पढ़ते हैं वहां भी आती है। तो जिस बच्चे ने नेमिंग रिएक्शन का लेक्चर देखा होगा उसके अंदर भी मिलेगी, और जिस बच्चे ने कन्वर्जन समझा होगा उसके अंदर भी मिलेगी। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या कहती है? हॉफमैन ब्रोमाइड कहती है कि हमारे पास नाम से पता लग रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन प्लस अमाइड, ये दोनों पार्ट होते हैं। ब्रोमीन भी होता है और इसके साथ क्या पार्ट होता है? अमाइड का पार्ट भी होता है। तो हमने अमाइड लिया RCONH2, ये अमाइड है। ये हमारे पास क्या है? ब्रोमीन है। और इसको हम किसी बेसिक मीडियम में लेके चलते हैं जैसे NaOH वगैरह, जो पार्ट है KOH लेके चलते हैं। ये हॉफमैन ब्रोमाइड का टारगेट है। तो देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है, Br2 दे रखा है, तो ये हमारे पास अमाइड है। तो उस कंडीशन में डिग्रेडेशन, ये कार्बन इसमें कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा RNH2, और हमारे पास बाकी जो साइड प्रोडक्ट हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन्स थे, यहाँ सिंगल कार्बन। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ये है CH3CONH2, और हमने कंडीशंस वही लगाई जो होफमैन ने कहा था। उन्हीं कंडीशंस को जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है CH3NH2। अब देखो यहाँ जो कार्बन थे उससे कार्बन कम हो जाएगा, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा, कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये अल्कोहल के अंदर से क्वेश्चन पुटअप किया गया है और रीजनिंग है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। 2023 मेन के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। कहता है कि जिंक के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ZnHCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो RCl और प्लस H2 मिलता है। तो कहता है ये हेलोल्केन हेलोरिन्स के अंदर आता है। और हमारे पास तो कहता है रिएक्टिविटी कैसे होगी अल्कोहल किसके साथ। तो रिएक्टिविटी अगर हम देखें अल्कोहल की, तो किस तरह से रिएक्टिविटी हो रही है अल्कोहल की? ROH, और हमारे पास आगे जो रिएक्शन है वो इस तरह से HCl ZnCl2। तो ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन जब करते हैं तो यहाँ जो क्लोरीन है वो यहाँ रिप्लेस हो रही है, किसको रिप्लेस कर रही है? RCl, और फिर जो साइड प्रोडक्ट है वो H2 आ रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्जेड स्पीसीज है, मीन्स ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन किसके ऊपर कर रही है? R। और R पे प्लस इफेक्ट का मतलब यहाँ प्लस, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है। इसका मतलब यहाँ -I इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है यहाँ? -I इफेक्ट है। जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखिए अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता तो इसके साथ एक जो है वो ग्रुप अटैच होता है। तो कहता है अल्कोहल की बात करता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसके साथ एक रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, मतलब जो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ आगे चल के एक कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी है। इसके साथ एक रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है, तो उस कंडीशन में आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिएक्शन करके और इसको रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये बॉन्ड यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, यहाँ हमारे पास दो रिलीजिंग ग्रुप हो गए। अब जो बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है इसके कंपैरिजन में और ज्यादा हो जाती है।
मतलब ये बॉन्ड और जल्दी टूट सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई, मतलब यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आते हैं। तो जब इसके पास 3 रिलीजिंग ग्रुप आ जाते हैं, टर्सरी जब एल्कोहल हो जाता है, और ये OH बॉन्ड की बात करें, तो अब देखो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आसानी से इसके अंदर साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये बॉन्ड टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो हमारे पास ये आता है, टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। रीजन क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट टर्सरी के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, टर्सरी में, फिर उसके बाद कम किस्म होता है सेकेंडरी में, और फिर उसके बाद कम किस्म होता है प्राइमरी में। ये रीजन है, और इसी वजह से इसका हमारे पास ये पार्ट रहता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर ए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेमिंग रिएक्शन है। आई थिंक ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और समझ भी गए होंगे। नेमिंग रिएक्शन है जिसमें फ्लोरीन का मेंबर बनता हो, ऐसी कोई नेमिंग रिएक्शन हो जिसमें फ्लोरीन का मेंबर बनता हो। तो देखो स्वार्ट्स रिएक्शन हमारे पास दे रखा है, बी ऑप्शन है। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, आपको एक मेथड पढ़ा है हमने हेलोल्केन हेलोटेरिन्स में, दैट इज कॉल्ड हलाइड एक्सचेंज मेथड। ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है। तो ये RX, और अब हम Hg2F2 मर्कुरस फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करें, 2 मोलिक्यूल्स लेके, तो ये फ्लोरीन इसके साथ क्या कर लेती है, इसको रिप्लेस कर लेती है, और Hg2X2 बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो फ्लोराइड के अगर कोई मेंबर सिंथेसाइज करता है एल्काइल फ्लोराइड के, तो वो स्वार्ट्स रिएक्शन की। फिंकलस्टीन आयोडाइड के मेंबर बनाता है, कोई भी RI के मेंबर अगर हमें बनाना हो तो फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI के साथ रिएक्शन करते हैं हम इसके अंदर। और सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर हम बेसिकली क्लोरीन या ब्रोमीन के मेंबर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ये भी हमसे 2023 में क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया था, पूछा गया था। और इसको अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें असरेशन और रीजनिंग है। ये क्वेश्चन डेफिनेट है कि हमारे पास जो 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए में 2 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन आते हैं आपके, 16 में से 12 क्वेश्चन तो हमारे पास MCQ होते हैं, और 4 क्वेश्चन हमारे पास असरेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो 4 क्वेश्चन हमसे असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो असरेशन और रीजनिंग में से 2 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलने के पूरे चांस होते हैं। तो ये असरेशन और रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ हमें ध्यान से इन 4 ऑप्शंस को समझना होता है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हमें समझना होता है। तो समझे चलिए, असरेशन मतलब स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, दे रखी है इज मोर बेसिक। ये पार्ट हमें दे रखा है कि ये जो है वो ज़्यादा बेसिक है इससे। तो पहली बात तो हम इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या ये जो बात कह रहा है वो सही है या गलत। अभी पहले हमने बेसिसिटी पे क्वेश्चन पूछा था, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेसिसिटी के कंसेप्ट में हमने देखा था कि 2 एस्पेक्ट हमेशा आते हैं। एक तो होता है इन गैसियस फेज। गैसियस फेज के अंदर अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं, तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी, ये अमीन का ऑर्डर आता है। लेकिन यही अगर हम इन एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो एक्वस सॉल्यूशन में 2 तरह के केस होते हैं। एक होता है इथाइल, और एक होता है हमारे पास मिथाइल। तो मिथाइल के अंदर आता है 213 का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये ऑर्डर आएगा। और इथाइल क्योंकि भारी होता है, तो इसका वजन 231 के आसपास होता है, तो ये आएगा। ये हम ब्रेन में इस कंसेप्ट को सेट कर लें। इफेक्ट वो जो कंसेप्ट है वो हमने जो अपना रीजनिंग का लेक्चर वहां दे रखा है। तो देखो यहाँ जो ग्रुप है वो ये है, और इसके अंदर कंसेप्ट लगेगा 231। तो ये हमारे पास सेकेंडरी है, और ये हमारे पास क्या है, टर्सरी। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सेकेंडरी का ज्यादा होता है और टर्सरी का कम होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रखा है कि हमारे पास इज मोर बेसिक देन दिस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। उसके बाद
कारण बता रखा है, कि उसके पीछे रीजन ये बता रखा है कि इन NH3 देयर इज मोर स्टीरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट। उल्टी बात बता रखी है। स्टीरिक हिंड्रेंस किसकी वजह से होता है कि ये जो ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं, ये जितने ज़्यादा ग्रुप अटैच होते हैं एटम के चारों तरफ, वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो टर्सरी है, इसमें मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, इसमें मोर होना चाहिए था। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट इसने सेकेंडरी में बता दिया, बल्कि ये कंसेप्ट कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ रिलीजिंग ग्रुप भी हमारे पास कितने हैं, 3 रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। तो स्टीरिक हिंड्रेंस प्लस आई इफेक्ट टर्सरी में ज़्यादा होता है, और यहाँ क्या कर रखा है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट हो गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। सी क्या कहता है, ए तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। अगर इस बात को थोड़ा चेंज कर देता, ये कहता कि टर्सरी के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस और आई इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक असरेशन रीजनिंग हमसे यहाँ से पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पूछा गया है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए, लेकिन इनके अंदर कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट दिए गए हैं हमसे, और ये कंसेप्ट काफी चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे असाइलेशन ऑफ एनालिन गिव ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये असाइलेशन ऑफ एनालिन गिव ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, और ये कह रहा है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज मोर देन अमीनो ग्रुप, ये है क्या। इस बात को समझने के लिए मैं एक कोर कंसेप्ट है अमीन का, वो मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जाएं और एनसीईआरटी बुक को ध्यान से देखें, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट आपको दे रखा है। इसको ध्यान से समझो, उसके बाद उसका जवाब हमें मिल जाएगा। ये यहाँ से पूछा गया है। कंसेप्ट क्या है, द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ अमीन इज दैट वेरी हाई रिएक्टिविटी। कहता है कि अगर तुम अमीन को लेके चलो ऐसे, ये अमीन का हमारे पास मेंबर है, और इसमें तुमने फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन अटैच कर दी, तो सामान्य तरीके से अगर तुम ब्रोमीन इसके अंदर ऐड करोगे, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगी, ऑर्थो, और प्लस कहाँ अटैच होगी, पैरा पोजिशन पे। इसका रीजन क्या होता है, ऑर्थो और पैरा। रीजन ये होता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ रेजोनेंस में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व। और जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो जाता है, ये जो रिंग है, रिंग क्या हो जाता है, एक्टिवेट। रिंग क्या हो जाता है, एक्टिवेट। रेजोनेंस जब होती है इस तरह से, रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसके साथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इंक्रीज होगा इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके अंदर बार बार रोटेट करेगा, तो इस वजह से रिंग क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और इस रिंग के ऊपर जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, वो 2 पॉइंट ऑफ इंक्रीज होती है। एक तो ऑर्थो पोजिशन पे, और दूसरी डेंसिटी कहाँ इंक्रीज होती है, पैरा पोजिशन पे। जब रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन कहाँ होती है, ऑर्थो प्लस पैरा, या तो पैरा पे होगी या फिर ऑर्थो पे होगी। रिंग एक्टिवेशन कहलाता है। और यही कह रखा है कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेंड टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये एनालिन है और इससे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बने, मतलब ऑर्थो की बजाय सीधा पैरा का प्रोडक्ट बने, इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप बी कंट्रोल्ड। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस जो NH2 यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट कहलाता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहता है कि दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय असाइलेशन। यही असाइलेशन कहलाता है। असाइलेशन का मतलब होता है, ये असाइल ग्रुप होता है, RCO असाइल ग्रुप होता है। इसको अगर हम इसके साथ रिएक्ट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पैराडिन, तो ये देखो क्या करेगा, ये ग्रुप कुछ इस तरह से होगा, CH3CO, CH3CO, और इनके बीच में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ये H जो है इसके साथ कंबाइन होके और एस्टिक एसिड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये ग्रुप इसके साथ अटैच होके N फिनाइल इथेन अमाइड, या इसको बोलते हैं एस्टेनोलाइड की फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो ग्रुप यहाँ बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। अब हमने ब्रोमिनेशन किया, तो जो रेजोनेंस थी वो इस रिंग पे नहीं होगी। अब
जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ मूव कर जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे नीचे बता रखा है इस पॉइंट को कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एक्सटर्नलाइट इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन ड्यू टू द रेजोनेंस एज शोन बिलो। इस तरह से इंटरेक्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance। इसलिए लोन पेयर बेंजीन रिंग के ऊपर डोनेट नहीं हो पाते। therefore activating effect of acyl group is less than that of the amine group। इसलिए जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट था असाइल ग्रुप का वो कम हो जाता है। जैसे इसके ऊपर अटैच करोगे तो ये कहाँ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर बाद में इसके फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एस्टिक एसिड की फॉर्म में बाहर, और इस तरह से हम 4 ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि आप बताइए इसके अंदर एसाइलेशन ऑफ एनालिन गिव ए मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये कहता है कि ये एनालिन है और इस एनालिन में आपने क्या कर दिया, असाइलेशन कर दिया। तो असाइलेशन आपको पता है, ये असाइलेशन होता है पैराडीन की प्रेजेंस। तो इस असाइलेशन का नेट रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, असाइलेशन का रिजल्ट हमारे पास ये आया था। बीच के स्टेप हमने हटा दिए। तो ये बात सही कह रहा है कि असाइलेशन एनालिन करोगे तो उससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट होगी। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ अमीन ग्रुप। ये इस वजह से होता है कि ये इसका इफेक्ट जो है वो मोर होता है। एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट अगर मोर होता तो ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बन जाते। और ये पॉइंट हमने यहाँ लास्ट स्टेप पे हमने समझा भी था। हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज लेस। क्या है यहाँ, लेस है देन दैट ऑफ द अमीनो ग्रुप। मोर नहीं है, लेस है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट जो दे रखी है नीचे वो इनकरेक्ट है। इसलिए करेक्ट आंसर जो इस का आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा हमारे पास सी। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसमें करेक्ट फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसमें हम चलें, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछा है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। और मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया भी था आपको, एक क्वेश्चन आपका नेमिंग रिएक्शन पे डेफिनेट आता है। देखो पीछे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए वो एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, जो रीजनिंग है उससे पूछे गए। अब जो है नेमिंग रिएक्शन है डेफिनेट 1 मार्क्स की 2 रिएक्शंस आती हैं। तो एक हमारे पास कार्बोलामाइन रिएक्शन है और दूसरी रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है ये टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये प्राइमरी अमीन के अंदर एप्लीकेबल होती है, RNS2। ये जो प्राइमरी अमीन होती है वो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और वहाँ ये इस्तेमाल होती है। तो चलिए दोनों रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। जो हमारे पास पहली रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन, ये प्राइमरी अमीन, उसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म ऐड किया, KOH ऐड किया। जैसे हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड, और इसकी क्या होती है, फाउल स्मेल होती है, KCl। ये नेमिंग रिएक्शन हम याद रख सकते हैं। ये दोनों में लागू होती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एक टेस्ट भी है सिर्फ प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो आइसोसाइनाइड बनता है, ऑफेंसिव स्मेल इज फॉर्म। थैलेमाइड, जो गैब्रियल थैलेमाइड है, उसने कहा कि थैले अमाइड की फॉर्मेशन करते हैं हम सबसे पहले। थैलिक एसिड लेते हैं और अमीन के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके थैलेमाइड बनाते हैं। जैसे हम इसको KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो आयन है ये अपने आप को क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। तो ये H आयन क्या होता है, इसकी जगह चला जाता है ये H इसके पास, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यहाँ हम हेलोल्केन लेके चलते हैं और जैसे हेलोल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, हेलोरिन्स नहीं लेते इसके अंदर, क्योंकि R की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो स्टीरिक इंटेंस होता है, रिएक्शन नहीं होती। क्वेश्चन कई बार हमारे पास आता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन के ही मेंबर लेके चलते हैं हम, हेलो एरिन्स के मेंबर हम लेके नहीं चलते।
तो जैसे इसके साथ करेंगे तो यार यहाँ रिप्लेस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लेंगे तो ये आइंस फॉर्मेशन होंगी, और इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एक क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग का बनता है कि आर जो है वो आप एलिफेटिक ही क्यों लेते हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एरोमेटिक नहीं क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हम एरोमेटिक लेंगे तो यहाँ ये इसको रिप्लेस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएगी, लार्ज साइज कह सकते हो स्टीरिक इंड्रेंस पार्ट हो सकता है, तो इसलिए हम एलिफेटिक ही लेके चलते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इसका ना प्रोडक्ट बताना है, और ये दो दो नंबर के अंदर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये पार्ट कहाँ से आया है क्वेश्चन, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो कन्वर्जन का सेक्शन है हमारे पास, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है फिर हमारे पास किसके अंदर आ गया, रीजनिंग, ये एसजीटी में से पूछ लिया, और ये भी रीजनिंग, दोनों रीजनिंग में से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो डेफिनेट एक रीजनिंग में से क्वेश्चन आएगा ही। ये रिएक्शन है, और यहाँ कॉपर और 273 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, भी कॉपर है 273 है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और तुरंत क्या बना देंगे इसकी, CH3CHO, ये लिख देंगे। लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, वो 273 नहीं है, वो 573 केल्विन टेम्परेचर है। कॉपर जो है वो 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ ऑक्सीडेशन करता है। तो 273 के साथ अगर हम कॉपर देंगे तो हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि आंसर आएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही जब तुम फिनोल लेके चलते हो और फिनोल के साथ ब्रोमीन अटैच करते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम अटैच करते हैं तो लगभग सभी पोजीशन जो हैं उसकी कवर हो जाती हैं। तीनों पोजीशन से लेके चलेंगे तो देखो, ये पार्ट आप देख पा रहे हो, तीनों पोजीशन जो है उसकी कवर हो रही है, हम देख पा रहे हैं। ये इस पोजीशन पे भी, इस पे भी, और इस पे भी, तीनों पोजीशन के ऊपर हमारे पास फिनोल के अंदर अटैचमेंट हो जाती है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आंसर फिर से लिख देता हूँ अगर आप ध्यान नहीं हो तो। ये फिनोल है, एक्वस पोजीशन में तीनों पार्ट पे अटैचमेंट होती है, और अगर एक्वस नहीं होता तो फिर ऑर्थो पैरा बनता है, और ऊपर वाले पार्ट में होती है नो रिएक्शन, या कह सकते हैं इसकी करेक्ट फॉर्म ये होगी CH3CH2OH, और हमारे पास कॉपर, और यहाँ करें 573 केल्विन टेम्परेचर, तब हमारे पास बनेगा CH3CHO, ये हमारे पास करेक्ट होगा। चलिए नीचे वाले पार्ट में आते हैं। एसडीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जैसे हमने बेसिसिटी कंसेप्ट किया, वैसे अगर हम एसडीटी के कंसेप्ट को लेकर चलें तो एसिडिटी का कंसेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसडीटी डिपेंड करती है कि कोई एच आयन कितना जल्दी रिलीज करता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए यहाँ हमारे पास एल्कोहल का मेंबर है, और यहाँ इसके साथ ये कार्बन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस केस में एसडीटी क्या होगी, घटेगी। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो इस तरफ, तो माइनस आई इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में एसडीटी क्या होगी, बढ़ेगी। और बेसिसिटी का जो हमने पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, और ये होता है तो बेसिसिटी क्या होती है, घटती है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो ये घटेगी, ये बढ़ेगी, विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बढ़ेगी और ये घटेगी। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में अच्छा सा बैठा लें, तो हमारे पास क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे पैरा नाइट्रोफिनोल, तो हमारे पास ये फिनोल है, पैरा पोजिशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड जुड़ा हुआ है। पैरा मिथाइल फिनोल, अब यहाँ भी फिनोल है, लेकिन यहाँ पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब हमें पता है कि मिथाइल कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और नाइट्रो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो एसडीटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा आसानी से लॉस कर सकता है, और इस वजह से इसकी एसडीटी बढ़ जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसका टेक्निकल आंसर हम क्या लिखेंगे, तो ये जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लागू हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लागू हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट।
डेंसिटी बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट होगा, इस वजह से ये मोर एसिडिक होता है और ये क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। ये कहता है कि अगर हम इसके साथ इसको ट्रीट करें तो ये एल्कीन प्रोडक्ट देता है, मेन प्रोडक्ट देता है, नॉट इथर। अगर आप देखें इस कंसेप्ट को तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर हमसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इथर के मामले में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इथर के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि अगर हमारे पास कोई मेंबर लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ना सॉरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर क्या आता है, टर्सरी, ये पार्ट आके चलता है। तो ये SN2 मैकेनिज्म किसके लिए होता है, हेलो एल्केन के लिए फॉलो होता है। ये कंसेप्ट आपका जो हम इथर की विलियमसन सिंथेसिस से पहले हम स्टडी करते हैं तो उस बार विलियमसन सिंथेसिस के पार्ट में आता है। तो हमारे पास जो सोडियम एल्कोक्साइड का कोई मेंबर होता है तो उसके साथ अगर हम, ये हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड का कोई मेंबर है Na, और इसके साथ हमने हेलोल्केन रिएक्ट करी RX, ये विलियमसन सिंथेसिस का पार्ट है। तो ये कहता है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्सरी की, और उससे तुरंत जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है ROR, ईथर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया कि जो हेलोल्केन है वो कौन सी ले ली, टर्सरी ले ली। तो सेकेंडरी में रिएक्टेड टर्सरी के अंदर क्या होता है, उस कंसेप्ट को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि टर्सरी लिए तो उसमें हुआ क्या। जैसे इन्होंने क्या किया, ये लिया और ये हमारे पास कौन सी ली, टर्सरी ली, ठीक है। और ये हमारे पास क्या लिया, NaOCH3। अब रिएक्शन कैसे होगी, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, ROR की फॉर्मेशन होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज, और ये स्पीशीज कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्जेड बॉडी, ये पॉजिटिव चार्जेड, इसके साथ कितने रिलीजिंग ग्रुप हैं, 3 रिलीजिंग ग्रुप इसके साथ अटैच। तो रिएक्शन होगी तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो ये इसके साथ अटैक करने के लिए, ये पॉजिटिव स्पीशीज है तो नेगेटिव जैसे इसके पास अटैक करने के लिए आएगी। तो होता क्या है, ये टूटते ही 3 रिलीजिंग ग्रुप इसको तुरंत स्टेबलाइज कर देते हैं, इस तरह से क्या कर देते हैं इसको, स्टेबलाइज। ये तुरंत अपना हाइड्रोजन आयन लेके किस में बदल जाता है, एल्कीन में। ये अपने Br को फ्री कर देता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका Br फ्री हो जाता है, तो ये अपना प्रोडक्ट क्या बना लेता है हमारे पास, ये Na के साथ अटैच होके NaBr, और ये हमारे पास जो इसके साथ ग्रुप अटैच होके अगला प्रोडक्ट बना देता है। इस वजह से ये पार्ट हमारे पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज जो हमने समझा है, अभी हम इस कंसेप्ट को कवर कर रहे थे और हमने इसके अंदर देखा कि ये एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होना जरूरी है, और किसके अंदर, हेलोल्केन के अंदर, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस वजह से एल्कीन की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। इससे रिलेट हमसे क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे गए हैं, और एक में थोड़ा सा कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट, उसके ऊपर लेके आता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक से बार बार हमारे पास आता है, एग्जाम्पल आपके NCERT के अंदर है, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 11.6 एग्जाम्पल है। कहता है कि हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन में ये हमारे पास टर्सरी एल्केन है, और इससे ये प्रोडक्ट बनाया गया है, और जिसके अंदर इन्होंने देखो क्या बना दिया, ROR, ईथर की फॉर्मेशन कर दी। क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड राइट द स्टेबल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला कहता है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिव, इससे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन गलत है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट अलग बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन। कहता है कि अगर तुम इस तरह से रिएक्शन करोगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये तुरंत जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम अगर IPSC नेम लिखोगे तो देखो 1 2, या इधर से चलेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, और मीथित प्रोप, और 1 नंबर पे क्या है, इन। कहता है ये प्रोडक्ट बनेगा करेक्ट इसका, ना कि ये प्रोडक्ट बनेगा। It is because sodium ethoxide strong nucleophile always as strong base and this elimination reacts predominant और substitution। ये पॉइंट याद रख सकते हो नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो हेलोल्केन है उसके अंदर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है,
और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ऑर्डर फॉलो होगा। तो ये टर्सरी है तो सीधी सी बात है एल्कीन बनाएगा। नो व्हाट इज द सुटेबल रिएक्शन फॉर दिस। अब इस केस में हमें ये जो ऑलरेडी प्राइमरी दे रखा है तो इसको हमने टर्सरी में कन्वर्ट करेंगे, और ये केस है इसको हम प्राइमरी में लेंगे, तो हमारे पास सुटेबल प्रोडक्ट है ईथर का, ये बनेगा। तो करेक्ट रिएक्शन ये होगी। तो हेलो एल्केन को हमें इस ऑर्डर में रखना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। आज हमने देखा कि हमसे क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे गए हैं ऑर्गेनिक में, मैंने आपको 2023 का पेपर डिस्कस किया है, तो जो इसके ज्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो मैंने आपसे टाइप डिस्कस की थी, उन्हीं टाइपों में से क्वेश्चन बार बार हैं। वो चाहे रीजनिंग की टाइप हो, नेमिंग रिएक्शन हो, कन्वर्जन हो, अभी आगे आप देखोगे टेस्ट के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो उन टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम अगर उन लेक्चर्स को प्रॉपर कवर करके चलें तो मैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, और डेफिनेट है कि इससे हम ऑर्गेनिक में एक अच्छा स्कोरिंग ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। 2023 के अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।